देखिए, मंत्रिपरिषद कैसे बनता है, तो जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए जाते हैं तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, मंत्री, कई सारे मंत्रियों को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और अपनी मंत्रिपरिषद बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि जितने सारे विभाग हैं उनको सौंपेगा ना, वो अकेले तो नहीं करेगा, तो जो विभाग है उनको सौंपने के लिए वो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद बनाएगा। ठीक है, और भी काम है, हम समझा रहे हैं इस चीज को। देखिए, वो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा, प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसका नाम लेकर राष्ट्रपति को देगा और कहेगा हम इनको क्या करना चाहते हैं, अपनी मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, उस इंसान को मंत्रिपरिषद का सदस्य बना देगा। ठीक है, मोहर लगाना, हस्ताक्षर करना ही राष्ट्रपति का काम है और कोई काम नहीं है। समझ पा रहे हैं इस चीज को। अब देखिए, मंत्रिपरिषद अब ये चीज़ तो समझ में आ गई कि किसकी सलाह पर कौन बनाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति बनाते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। अब समझते हैं कि ये लोग यहाँ से कैसे इसका रिलेशन है, ये समझते, प्रधानमंत्री का रिलेशन समझ में आ गया, कैसे घनिष्ठता है, मंत्रिपरिषद समझते। देखिए, मंत्रिपरिषद बनने के लिए जो योग्यता है वो क्या है, योग्यता मतलब क्या रहना चाहिए आपके पास, तो वो क्या है, वो है कि आपको संसद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अगर आप संसद के सदस्य हैं तभी यहाँ मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, यानी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं हैं तब क्या होगा, तो यहाँ पर इसकी भी व्यवस्था करेगी, आपको मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर इस संसद का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इससे आपको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो आपको समझ में आया, पहला रूल ये है कि आप यहाँ के सदस्य, कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि आपको संसद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, आप संसद के सदस्य हैं तभी यहाँ मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, यदि आप संसद के सदस्य हैं तो नहीं बन सकते हैं, और बन भी जाएंगे तो सिर्फ 6 महीने तक रहेंगे। 6 महीने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर बाद नहीं, 6 महीने के अंदर आपको संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, चाहे आप लोकसभा से रहें चाहे राज्यसभा से। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब इससे क्या समझ में आया कि जो वास्तविक रूप से कार्यपालिका है ना, नाम मात्र के तो राष्ट्रपति है, उनको तो मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, मैं वास्तविक रूप से बात कर रही हूँ। वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका है इसका निर्माण कहाँ से हो रहा है, वो हो रहा है संसद से। क्या अलग है, बिल्कुल नहीं अलग है। तो क्या ये स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वास्तविक रूप से जो निर्माण है वो संसद से हो रहा है। आपको समझ आ रहा है इस चीज को ना। जो लोग संसद, मतलब कि जब सदस्य के रूप में इधर संसद में बैठेंगे तो यहाँ के हो जाएंगे, और जब वो कार्यपालिका के अंदर बैठेंगे तो यहाँ के हो जाएंगे, है ना, यहाँ के सदस्य हो जाएंगे। कहने का मतलब जो लोग कानून का निर्माण करते हैं वही लोग क्या करते हैं, वही लोग कार्यपालिका में जाके उसको लागू करते हैं। कुछ समझ में आया। ये पूरी कहानी बताने का मतलब क्या हुआ कि जो लोग यहाँ पर जब बैठते हैं तो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, और यहाँ पर जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको लागू करते हैं। ठीक है, और यही चीज़ समझाने के लिए मैंने पूरी कहानी बताई, और इससे ये समझ में आया कि हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है वो विधायिका, यानी यही देख लीजिए ये विधायिका के अंतर्गत ही है। ठीक है, हमारे देश में जो संसद है यानी जो विधायिका है वो कार्यपालिका से अलग नहीं है। दोनों क्या है, एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि जिस देश में कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है, एक साथ रहकर काम करते हैं, वो उस देश की प्रणाली कैसे होगी, जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, वो संसदीय प्रणाली होगी। आपको समझ में आया संसदीय प्रणाली का मतलब, यही समझाना चाह रहे थे हम। रिलेशन भी आपको समझ में आया। ठीक है, और संसदीय प्रणाली क्या हुई, मैंने पूरा खोल के बताया कि किस प्रकार संसदीय प्रणाली एक दूसरे से रिलेशन होता है, कैसे एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। आपको समझ में आ गए ना। यहीं के लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ के लोग यहाँ आते हैं, है ना। जो कानून बनाते हैं वही कानून लागू भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। और एक चीज़ आपको बताती हूँ, कार्यपालिका जो है इसका कोई भी समय नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं काल की बात करूँ तो कितना समय, टाइम पीरियड होता है, कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता, अनिश्चित समय होता है। ठीक है, कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। लोकसभा का कार्यकाल होता है, कार्यपालिका का कोई भी कार्यकाल नहीं होता। वास्तविक कार्यपालिका की बात कर रही हूँ। ठीक है, वास्तविक मतलब प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की बात कर रही हूँ। और राष्ट्रपति का तो है 5 साल। ठीक है,
लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका है इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है उनकी खुशी से, ठीक है। ये तब तक ही यहाँ रहेंगे जब तक इनको लोकसभा में क्या होगा, बहुमत प्राप्त होगा, यानी आधे से अधिक सीटें इनकी होंगी। और जिस दिन आधे से अधिक सीटें जो हैं वो कम हो गई, मान लीजिए 10, 15 या 50 लोगों ने क्या किया, मतलब त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, तो जो यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है ना कार्यपालिका में, इनको भी त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। इनका कोई कार्यकाल नहीं है। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर कोई कार्यकाल नहीं है लेकिन यहाँ पर कार्यकाल है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल होता है, ठीक है। अब राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा में क्या है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट हर जगह से बनते हैं, इसीलिए मैं पोस्टमार्टम करके पढ़ा रही हूँ कि मतलब हर एक चीज़ दिमाग में एकदम ठूस ठूस के भर लो। अब ये चीज़ रिलेशन समझ में आया, संसदीय प्रणाली आपको समझ में आ गई होगी। संसदीय प्रणाली वो प्रणाली होती है जहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते हैं। वो कैसी प्रणाली कहलाएगी, संसदीय। और दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ पर जो शक्तियाँ हैं वो किसको प्राप्त हैं, टोटल रूप से किसको प्राप्त है, लोकसभा को, सॉरी संसद को प्राप्त है। जहाँ पर जो पावर है वो संसद को प्राप्त होता है, वहाँ पर कैसी प्रणाली होगी, संसदीय प्रणाली होगी। अब इसी के जस्ट अपोजिट कर लेते हैं। देखिए जहां पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, वहां पर संसदीय। और जहां पर ये दोनों स्वतंत्र होंगे वहां पर कैसी, अध्यक्षीय प्रणाली। यहाँ पर जो पावर होता है वो किसके पास है, संसद के पास। और यहाँ पर पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र के हैं, ठीक है। हमारे यहाँ यानी जो संसदीय प्रणाली है इसमें राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होता है। मेन पावर किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। और यहाँ पर जो मेन पावर होता है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ें आपको, अध्यक्षीय प्रणाली आपको समझ में आ गई। यहाँ पर ये जो व्यवस्थापिका कार्य ये तो अलग ही है। यहाँ पर जो ये है ना, ये यहाँ पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका सब अलग अलग काम करते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं, ठीक है, कोई किसी से जुड़ा नहीं। लेकिन संसदीय प्रणाली में क्या है, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर मेन पावर किसके पास होता है, जो पावर होता है संसद के पास है, यहाँ राष्ट्रपति के पास है। अब तीसरी चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पर जो कार्यपालिका है संसदीय प्रणाली में वो संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यदि कार्यपालिका में जो वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है, अगर कोई काम गलत कर रही है, ठीक है, कोई काम गलत कर रही है और लोकसभा ने क्या कर दिया, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, सो इनको क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ये जो संसद है ना इसके प्रति उत्तरदायी होते, जवाब देना पड़ेगा इनको अगर ये कोई गलत काम करेंगे। अगर लोकसभा ने प्रस्ताव पारित अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, ठीक है, कि ये जो वास्तविक कार्यपालिका ये ढंग से काम नहीं कर रही है और ये चीज़ अगर सही पाई जाती है तो यहाँ पर सबको क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं शेष को। आपको ये समझ में आया कि देखा जाए हमारे यहाँ जो पावर है वो किसके पास है, संसद के पास है। कार्यपालिका हमारे यहाँ नहीं, राष्ट्रपति वास्पति के पास नहीं है। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में बात करी जाए तो यहाँ पे पावर किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। यहाँ पर जो मतलब कि राष्ट्रपति है ना वो किसी के प्रति उत्तरदायी वगैरह नहीं है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, ना लोकसभा ना राज्य, मतलब होते ही नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर सारा सिस्टम ही अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर कानून जो है वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी, यानी व्यवस्थापिका बनाएगी, है ना। और लागू कौन करेगा, कार्यपालिका करेंगे। शासन कौन करता है, भैया राष्ट्रपति करते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। ये हुई संसदीय प्रणाली और ये हुई अध्यक्षीय प्रणाली। अब इससे आपको ये समझ में आया होगा कि हमें पढ़ना क्या है ना। अब पहले ये देख लेते हैं किन किन देशों में संसदीय प्रणाली और कहाँ पर अध्यक्षीय प्रणाली, ठीक है। अध्यक्षीय प्रणाली का एग्जाम्पल जो है वो है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका आप ले सकते हैं, ठीक है। अब संसदीय प्रणाली में अपना प्यारा भारत, हमारे यहाँ कैसी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, आप समझ सकते हैं क्योंकि मैंने वही सारे एग्जाम्पल लेकर बताए। दूसरा अगर बात करें जाए नेपाल, अपना पड़ोसी देश, वहाँ पर भी कैसी संसदीय प्रणाली है ना। ब्रिटेन में कैसी है, संसदीय प्रणाली है। कनाडा में कैसी है, संसदीय प्रणाली है। जापान में कैसी संसदीय प्रणाली है। जर्मनी में कैसी संसदीय प्रणाली है। अब एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि संसदीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, वो है
ब्रिटेन, ठीक है, जिसे यूके, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड कहा जाता है। ये सारे नाम एक ही हैं ना। तो संसदीय प्रणाली के जनक कौन है? जनक की बात करी जाए किस कौन सा देश है, वो है ब्रिटेन। और हम लोगों ने ये प्रणाली कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ही ली है। आपको ये चीज़ समझ में आई? और अध्यक्षीय प्रणाली में बात करी जाए तो वो है अमेरिका, ठीक है। अध्यक्षीय प्रणाली में कौन सा है? अमेरिका है, ब्राज़ील देश है, ठीक है। यहाँ पर कैसी है? यहाँ पर है अध्यक्षीय प्रणाली, यहाँ पर राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है और हमारे यहाँ संसद है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं हमें संसदीय प्रणाली के अंतर्गत पढ़ना क्या है। आई थिंक आपको खुद ही क्लियर हो गया होगा हमें क्या पढ़ना है। इस संसद के बारे में पढ़ना है और इस जो ये कार्यपालिका है इसके बारे में पढ़ना है ना। हमारे यहाँ मतलब ये संसदीय प्रणाली क्या है? व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच जो रिलेशन है वही है, मतलब रिलेशन है, स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती है। और जहाँ काम नहीं करती है वही क्या है? संसदीय प्रणाली है। मतलब काम करती है लेकिन अलग अलग नहीं करती है। तो वहाँ पर कैसी प्रणाली होगी? संसदीय। यानी हमें पढ़ना क्या है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका में पढ़ना किसको है? हमें पढ़ना है इस संसद को, ठीक है। मतलब कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे केंद्र स्तर पे तो राज्य स्तर पे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है। सो अब हम आगे संसद के बारे में बताएंगे, ठीक है, और इसके बारे में बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका को, ठीक है, क्योंकि भाग 5 अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होते हैं राष्ट्रपति साहब, ठीक है। सो हम सबसे पहले मतलब एक सीक्वेंस में करेंगे, क्योंकि अगर बात करें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक था, ठीक है। और उसके बाद मौलिक कर्तव्य जो तो 51 के का के अंतर्गत ही थे। सो 36 से 51 तक कौन थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद 52 से स्टार्ट होगा भाग 5। अब भाग 5 के अंतर्गत आएंगे राष्ट्रपति। सो एक सीक्वेंस में करने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। वरना अगर मैं लोकसभा या इसकी बात करूँ, संसद 79 के अंतर्गत है, तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। मैं एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें बताऊंगी और बहुत ही बेहतरीन बताऊंगी। उम्मीद करूंगी आपको पसंद आएगा ना। और देखिए, जो ये पहले हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे, मंत्रिपरिषद आएगी, इन सब लोगों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम आएंगे इधर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और राष्ट्रपति की यहाँ बात हो ही जाएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये पढ़ना है हमें संसदीय प्रणाली के अंतर्गत। आपको अध्यक्षीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली कैसे लगी, आपको समझ में आई या नहीं फ्रेंड्स, ज़रूर बताएं, ठीक है। यदि आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली से रिलेटेड, ठीक है। क्या होती है संसदीय प्रणाली और क्या होती है अध्यक्षीय प्रणाली, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।